यूपी पुलिस साबरमती जेल से जब अतीक अहमद को यूपी लेके आ रही थी तो उसकी एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग, एक एक चीज़ का जानकारी मीडिया के माध्यम से पूरे देश को मिल रहा था। लेकिन साथ ही साथ यह भी दर्शा रहा था कि पुलिस कितनी अच्छी सुरक्षा कर रही थी। लेकिन वही अतीक अहमद का पुलिस कस्टडी के अंदर हत्या हो जाती है। जोहार, नमस्कार, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज हमारे साथ मुमताज अली जी है, जो राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी और नेशनल स्टार कैंपेनर हैं। आज इसी विषय में बात करते हैं कि क्या अतीक अहमद और उनके साथ वह भाई का अशरफ अहमद का मर्डर पुलिस के कस्टडी के अंदर हो जाता है। एक तरफ यूपी पुलिस का वह सुरक्षा घेरा, जिसमें गुजरात से राजस्थान, एमपी, उसके बाद यूपी आता है, तब तक तो वह सुरक्षित था। और उसके बाद अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाता है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? क्या पुलिस के ऊपर सवाल उठता है? क्या हमारे तंत्र, क्या आरोपी को पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना यह क्या दर्शाता है? मुमताज अली जी से इसी विषय में सवाल करते हैं कि क्या अभी तक उसका कोई भी रिपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं आया है और जांच अभी भी चल रही है। मुमताज जी, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम लोग ईद के इस मौके पे सारे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने मुल्क की जमहूरियत, अपने मुल्क की संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हवाला देते हुए, उसकी मिसाल देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि अतीक अहमद के और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। पुलिस ने पूरी ईमानदारी और वफादारी से अपनी जवाबदेही निभाई है। हाँ, पुलिस वही किया जो पुलिस को पहले से हुक्मरानों के द्वारा जो हुक्म दिया गया था। पुलिस किस आदेश के तहत रात को लेके जाना और हत्या हो जाना, सवाल तो अनेकों है। मैंने आपसे कहा, आप समझ नहीं पाए। पुलिस वही किया जो सरकार का हुक्म था। पुलिस ने बखूबी उस हुक्म का तामील किया और निभाया है। जैसे मैं बता दूं आपको, आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं पुलिस की कस्टडी में हुई हत्या। नहीं, जुडिशियल की कस्टडी या जुडिशरी कस्टडी था। पुलिस सुरक्षा में था। पुलिस केवल सुरक्षा में था, लेकिन कस्टोडियन पुलिस नहीं थी। दोनों का कस्टडी, अशरफ का और अतीक का कस्टोडियन जुडिशियल था। चूँकि वह न्यायिक हिरासत से लिया गया था, न्यायिक हिरासत से मांगा गया था उसे रिमांड पर, और रिमांड पर न्यायालय ने दिया था। तो न्यायालय ने जिंदा अतीक और अशरफ को दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी सारी दुनिया कदर करती है, सारी दुनिया अदब करती है, हमारे कोर्ट के, हमारे न्यायालय के सामने सारी दुनिया सर झुकाता है। अमेरिका हो या अफ्रीका हो, दुनिया का कोई भी देश हो, सर झुकाता है हमारे न्याय पद्धति, हमारी न्यायपालिका के ऊपर, हमारे न्यायपालिका के जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हमारा जो प्रियम्बल है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जुडिशरी के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, अदब के दायरे में रखती है, अदब से देखता है, इज्जत और एहतराम करता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट से, क्या माननीय न्यायालय ने तो न्यायालय के द्वारा दिया गया था पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को रिमांड पर दी गई थी, न्यायालय जिंदा दिया था अतीक अशरफ को। क्या न्यायालय अभी तक जिंदा अतीक अशरफ को मांगा? जब रिमांड पर पुलिस लेती है तो आप सीआरपीसी आईपीसी 160 वर्ष पुरानी हमारी सीआरपीसी आईपीसी है, पुलिस की पुलिसिंग जो है वह 1860 का है। 1860 में अंग्रेजों ने यह कानून बनाया और पूरे 1860 के बनाए हुए कानून के तहत न्यायपालिका जो देती है पुलिस को कस्टडी में किसी अपराधी को, किसी भी मुजरिम को, किसी अभियुक्त को, तो यह सुरक्षित देती है, लिखित देता है कि जिस तरह ले जा रहे हो इसी हालत में, इसी अवस्था में तुम्हें सौंपना है। तो मेडिकल करा के देता है, चिकित्सा करा के देता है, मेडिकल करा के देता है और मेडिकल करा के लेता है।
जेल भी मेडिकल करा के लेता है, इसलिए कि न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है सुरक्षित। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक न्यायपालिका ने क्यों नहीं कहा उत्तर प्रदेश सरकार को कि तुमने जिंदा अतीक अशरफ को लिया था, तुम मुर्दा अतीक अशरफ और अतीक को भी नहीं दे पाए, वह दफन हो गया, ज़मींदोज हो गया, सुपुर्दे खाक हो गया। तो फिर न्यायपालिका पे सवाल तो न्यायपालिका पे उठेगा, चूँकि पुलिस न तो गिरफ्तार की थी, न तो पुलिस ने घर से उठाई थी, न तो पुलिस के यहाँ सरेंडर किया था, वह अदालती प्रक्रिया का पालन कर रहा था, सामना कर रहा था, सजा भी हो गया था, कई मुकदमे भी और चल रहे थे। वह दूसरा सब्जेक्ट, दैट इज सेकंड सब्जेक्ट, बस प्राइमरी और प्राइमा फेसी हु बडी कैन रिस्पॉन्सिबल एंड हु बडी द टेकिंग टू डिस्पोज, क्या किसकी जवाबदेही है? अदालत और पुलिस सरकार के बीच की मामला है। पुलिस तो एक सुरक्षा प्रहरी है और आदेश का पालन किया है। एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बहुत पहले कह चुका था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। चूँकि उमेश पाल हत्या हुई, शक के सुई अतीक अहमद के बेटे अतीक अहमद पर गया, अतीक अहमद के बेटे के साथ जो हुआ सारी दुनिया जानता है। उसके बाद उसकी पत्नी फरार हुई, 2 बच्चे नाबालिग, उनको टीनेजर बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, अतीक अहमद को कंस्पिरेसी के तहत 120B के नाम पर उसको लाया गया, साबरमती जेल से लाया जा रहा है गुजरात से, और इस तरह लाया जा रहा है जिस तरह से अजमल कसाब और शहीद कौन कौन जो टेररिस्ट हुआ करते थे किसी ज़माने में, उसको जिस सुरक्षा के तहत लाया जाता था उसी सुरक्षा के तहत लाया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट में बार बार वह दाखिल किया था अतीक अहमद कि हमें हत्या हो सकती है, हमारी हत्या हो सकती है, हम रिमांड पर जाएंगे, हमारी हत्या हो सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था याचिका। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया? उसके बाद वह योगी आदित्यनाथ को भी लिखा था कि हमारी हत्या हो सकती है, उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? बार बार मीडिया के सामने भी कह रहा था हमारी हत्या हो सकती है, उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? बहुत सारे सवाल हैं। तो आप सुरक्षा में ला रहे थे ऐसे जैसे दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट को ला रहे हैं कि चिड़िया परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन वजह क्या था कि जब आप उसे मेडिकल कराने के लिए ले जा रहे थे, एक तो 10 बजे रात में ले जा रहे हैं, गाड़ी डायरेक्ट इन कर सकती थी हॉस्पिटल में। प्रश्न कहाँ कहाँ उठता है, कहाँ कहाँ रिमार्क हो रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अंदर गाड़ी जा सकती है हॉस्पिटल में, लेकिन आपने हॉस्पिटल में गाड़ी अंदर नहीं ले गए, बाहर उतारा, अंदर ले गए पैदल, फिर वहाँ से लाकर आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। और जो 3 अपराधी, मैं अपराधी नहीं कर सकता चूँकि उसके अपराध अभी अदालत ने साबित नहीं किया, वो 3 युवक, गोली चलाने वाला, जैसा कि आप लोगों के वीडियो में दिखाया गया है, तीनों युवक आराम से आ रहा है और उतने देर तक गोली चलाता रहा, पुलिस खामोश देखता रहा। और जब वह सरेंडर किया है, सरेंडर करके एक नारा लगाया है, उन्मादी नारा लगाया है जय श्री राम का, उसके बाद में नारा लगाने के बाद पुलिस उसे समझ गया कि ओ ये कहाँ के द्वारा भेजा गया है। क्या वजह है कि केवल 17 पुलिस सस्पेंड कर दिए गए, 302 का मुकदमा क्यों नहीं चला? और यह मैं मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए 302 के मुकदमा वहाँ 2 लोगों पर चलाना पड़ेगा। एक प्रयागराज के एसएसपी, जिनके निरीक्षण में, जिनके सर्वेक्षण में, जिनकी निगरानी में प्रयागराज की पुलिस काम करती है, सक्रियता दिखाती है, और जिनके निगरानी में, जिनके मॉनिटरिंग में ही 17 पुलिस हो या 9 पुलिस उसकी सुरक्षा में थी। प्रयागराज किसी भी जिला में जब प्रवेश करती है, कोई पुलिस प्रवेश करे या किसी भी जिला का कोई सरकारी पदाधिकारी, अगर सिविल अधिकारी है, नागरिक सुविधा वाले हैं, तो नागरिक सेवा वाले हैं, तो उसके कलेक्टर, उसके रिपोर्टिंग अफसर होते हैं, उस जिलाधिकारी उस जिले के मालिक होते हैं, जिलाधिकारी के निगरानी में सब चीज़ होता है। अगर पुलिसिंग है तो पुलिस में पुलिस अधीक्षक के निगरानी में सारे होते हैं। तो जो बढ़िया पुलिस अधीक्षक प्रयागराज का क्या जवाबदेही लेंगे कि उनके पुलिस, उनके नेतृत्व में, उनके सदारत में, उनके रहबरी में काम कर रहा था वहाँ, और वहाँ गोली 3 अपराधी आता है, तीनों गोली मारता है, आराम से जय श्री राम करके सरेंडर करता है। तो क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया जाए वहाँ के एसएसपी को? क्यों नहीं 302 का मुकदमा एसएसपी पे होनी चाहिए? क्यों नहीं वो जो सुरक्षाकर्मी थे उन पर 302 का मुकदमा होना चाहिए? क्यों नहीं न्यायालय संज्ञान ले और न्यायालय कहे कि न्यायालय के न्यायपालिका का खून हुआ है, संविधान का खून हुआ है, कानून का खून हुआ, बेटर पुलिसिंग का खून हुआ है, बेटर सिविलाइजेशन का खून हुआ है, या सिविलाइजेशन का खून है, या नागरिकता, जो अच्छा नागरिक होते हैं वह क्या सोचते हैं हमारी सुरक्षा पुलिस कर रही है, तो ये तो पुलिसिंग का भी खून हुआ है।
ये खून थोड़े ही अतीक और अशरफ का, ऐसे अतीक अशरफ हजारों दुनिया से आए हैं, दुनिया में गए हैं, और जो भी अतीक और अशरफ बनेंगे उनका हासिल यही होगा, यह मैं मानता हूँ। लेकिन क्या तरीका यह है, इस मैनर का कितना खिलाफ होनी चाहिए, गलत तरीका है। कानून है, अपना काम कर रही है और वो न्यायालय के अधीन काम था। सवाल उठता है कि क्या पुलिस की सुरक्षा के अंदर किसी को मारा जा सकता है, इतना आसान हो गया। दूसरी सवाल उठता है कि क्या आपकी पार्टी और अखिलेश यादव जी इस विषय में विधानसभा में क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? ये कौन सा कानून है? और एक बात याद रखिएगा आप, वहाँ के मंत्री कितने बेशर्म है। उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एक सुरेश खन्ना है। ये दोनों मंत्री का बयान कितना मतलब मजाकिया बयान, कितनी बेशर्मी का बयान है कि एक सुरेश खन्ना ने कहा कि यह कुदरती देन है, कुदरती खेल है, कुदरत का खेल है, यह आसमानी इंसाफ है, यह आसमानी, यानी भगवान ने यह किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, श्रीमान से, कि आपके विधायक कृष्णानंद राय, गाजीपुर मऊ के विधायक, उसी लखनऊ में विधानसभा से निकल रहे थे, उनकी हत्या की गई थी, क्या वो आसमानी फैसला था? बिहार में भुटकुन शुक्ला का हत्या हुआ, छोटन शुक्ला का हुआ, डीएम कृष्णैया का हत्या हुआ, झारखंड में हत्या हो रही है, पूरे देश में इस तरह की हत्या हो रही है। पुलिस कस्टडी में, जुडिशल कस्टडी, जेल में हत्या हो जाती है। उसी जेल में हत्या हुई है, बनारस के जेल में हत्या हुई है मुन्ना बजरंगी का, ये जोगी शासन में हुआ है। अभी 1 साल पहले मुन्ना बजरंगी का जेल में हत्या हुआ है। और कई राज्यों में ऐसे उदाहरण है कि पुलिस कस्टडी में और न्यायिक हिरासत में, पुलिस की अभिरक्षा में और न्यायिक हिरासत में हत्याएं हुई है। तो क्या उसको मान लिया जाए कि सब आसमानी फैसले थे? अगर सब आसमानी फैसले थे तो फिर यह भी कहो कि अतीक और अशरफ की हत्या अगर आसमानी फैसला था तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, मुख्तार अंसारी उसमें अभियुक्त बनाए गए, उसको भी कहो कि आसमानी फैसला था। भुटकुन शुक्ला, छोटन शुक्ला का हत्या कहो कि आसमानी फैसला था। डीएम कृष्णैया का, कलेक्टर कृष्णैया का हत्या कहो कि आसमानी फैसला था। हिंदुस्तान में जितने भी इस तरह की हत्याएं हो रही, कहोगे कि आसमानी फैसला था। कल का भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल के कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता के अगर खरोच भी लगता है तो कहता है हिंदू की अस्मिता पर यह खतरा है, हिंदुओं पे खतरा है, यह सनातन पे खतरा है, सनातन धर्म मुश्किल में पड़ा हुआ है, सनातन संकट में, हिंदू सम्राट जो नरेंद्र मोदी या हिंदू सम्राट जोगी के शासन में इस तरह के हिंदुओं पे जुल्म हुआ, इस तरह के नारे लगते हैं। और एक गैर मुस्लिम, गैर हिंदुओं की हत्या होती है, चूंकि हत्या होने वाले, जिसकी हत्या हुई, मरने वाला मुसलमान था, इसलिए आसमानी फैसला कह दिया गया। अगर उसके जगह कोई हमारा कोई दूसरा जाति के भाई होता, वह भी मेरा भाई, अगर वह होता तो उसे आसमानी फैसला नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता यहाँ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान और रेगिस्तान और सीरिया और लीबिया तक को समेट देता ये बजरंग दल के लोग और फर्जी सनातनी या फर्जी हिंदू कहने वाले लोग, सावरकर के लोग, गोलवरकर के लोग, ये फर्जी हिंदूवादी लोग हैं। इनको कोई हिंदू से लेना देना नहीं, कोई नहीं, ना तो इन्हें हिंदुस्तान से लेना देना, ना तो हिंदू से लेना, ना तो गरीब से लेना, ना किसान से लेना। इन्हें असर दिख रहा है, तो क्या इसे आपकी पार्टी, इसमें अभी तक कोई बयान नहीं आता है और इसके लिए आप क्या कर रही है और आपकी पार्टी क्या करने वाली है? दुनिया में वाहिद इंसान अखिलेश यादव है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ही इज द सिंगल मैन, पूरी दुनिया में वाहिद इंसान है जो यह घटना नहीं, वह इससे पहले भी जब अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर किया गया, उन्होंने सवाल उठाया। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सांसद राम गोपाल यादव जी ने उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब नामजद अभियुक्त बनाए गए अतीक के बेटे, तो उन्होंने कहा था कि अतीक के बेटे को गिरफ्तार नहीं करेगी, ये लोग काउंटर कर देंगे। 10 दिन पहले उन्होंने कहा और वही हुआ। पुलिस के द्वारा किए गए फर्जी काउंटर के खिलाफ थे, खिलाफ है, खिलाफ रहेंगे, अंजाम चाहे जो हो। अच्छा, एक चीज़ है कि अभी योगी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको बुलडोजर बाबा के नाम से, क्या यह संवैधानिक है किसी का घर तोड़ देना? क्या जेसीबी से लाकर उनके क्या कितना सही मानते हैं? जिनका अपना कोई घर न हो, जिनका अपना कोई बीवी बाल बच्चा न हो, जिनका अपना कोई परिवार न हो, जो जिंदगी भर मठों में या मंदिरों में अपना जीवन गुजारे हो, जो आम इंसानों से कोई मतलब नहीं रहा हो,
उन्हें इंसानियत का क्या पता, उनके घर का क्या पता, उन्हें दुनियादारी से क्या मतलब है। हमें एक चीज़ आपको बता दें प्रेस के साथी, आप याद रखें, यही योगी आदित्यनाथ सांसद थे और 2007 में पार्लियामेंट में आंसू नहीं चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे सोमनाथ चटर्जी, लोकसभा स्पीकर थे, अध्यक्ष थे लोकसभा के, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे योगी जी कि हुजूर बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हम देश के नागरिक नहीं है, हम क्या इस सदन के सदस्य नहीं है, आप कहे तो मैं सदन के सदस्यता से त्याग कर देता हूँ, हम अपनी जान के खतरा है, वहाँ की सरकार झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं, हमारी हत्या हो जाएगी, हमें बचाने का काम कीजिए, आप मेरे अभिभावक। इस तरह आंसू किसने बहाया था? यही योगी उठाए थे, सवाल उठाए थे उत्तर प्रदेश के पुलिस पर, कह रहे थे उस वक्त 2007 में, ये मैं कोट कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी बोला हुआ, रोने वाला कोट कर रहा हूँ, कहा था 2007 में उत्तर प्रदेश की पुलिस फर्जी मुकदमे लगाते हैं और हमारा काउंटर कर सकते हैं। आज वही पुलिस इनके लिए बेटर हो गया, आज वही काउंटर इनके लिए इनकाउंटर हो गया। दैट इज नॉट ए इनकाउंटर, काउंटर असद के जो का साथ हुआ वो काउंटर है, इनकाउंटर नहीं है। दोनों तरफ से गोली चलती तो पुलिस को एक खरोच नहीं लगी, एक दाग तक नहीं लगी है, और असद मारा चला गया। तो आप इस तरह से जब करेंगे, एक समाज को, एक मजहब को टारगेट बना के, और देश में जो कर रहे हैं या देश के लिए, समाज के लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए दुखद है, या अच्छा नहीं है। देश को आगे अगर बढ़ाना होगा तो आपको बनना होगा अर्जुन, और हमें बनना होगा अली, आपको बनना होगा चंद्रशेखर आज़ाद, तो मुझे बनना होगा पीर अली, आपको बनना होगा भगत सिंह, तो मुझे बनना होगा शफाक, आपको बनना होगा राजगुरु, तो मुझे बनना होगा ब्रिगेडियर उस्मान, आपको बनना होगा अगर सुखदेव, तो मुझे बनना होगा सर अब्दुल हमीद, और तब यह देश आगे बढ़ेगा। बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू बनना होगा, महारानी लक्ष्मीबाई बनना होगा, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई बनना होगा, बाबू वीर कुंवर सिंह बनना होगा, छत्रपति शिवाजी बनना होगा, टीपू सुल्तान बनना होगा, मीर कासिम बनना होगा, बहादुर शाह जफर बनना होगा, और मिर्जा गालिब बनना होगा, सिराजुद्दौला बनना होगा, हैदर खां बनना होगा, और बेगम विजयनत महल बनना होगा। तब देश आगे बढ़ेगा, तब हम अमेरिका के सामने सर उठा के बात कर सकते हैं, चाइना से आंख में आंख मिला के बात कर सकते हैं, वरना इस देश को हम नर्क की तरफ ले जाने की ओर बढ़ चले हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं इस देश में शासन और चली इनकी, तो हमारा देश नर्क बन जाएगा। वह पुलिस जो किसी आदेश का पालन करती है, अगर उसे न्यायालय आदेश देता है तो वह किसी को अरेस्ट करके लेके आती है। वही पुलिस को अगर कोई आदेश देता है तो चुनाव में वह चुनाव कराती है, लेकिन वही पुलिस का आदेश कोर्ट के लिए भी मान्य था, जिसके अंतर्गत वह अतीक अहमद की सुरक्षा में थी, लेकिन उनके सामने हत्या हो जाता है। सवाल ख़त्म नहीं होगा, यह सवाल हर वक्त इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, और हर समय इसी विषय में सवाल पूछा जाएगा कि क्यों पुलिस के कस्टडी में हत्या हुई। चाहे वह कोई भी हो, वो काम न्यायालय का है, उसको सजा देने, लेकिन पुलिस के कस्टडी में हत्या क्यों हुई। मुमताज़ अली से इसी विषय में सवाल कर रहे हैं कि पुलिस के कस्टडी में अगर हत्या हो जाना तो यह संविधान या लोकतंत्र के लिए भी बहुत बड़ा कलंक है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।